नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। यूपीएसआई के टॉप 500 पॉलिटी के एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। तो उसके नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले के 2 लेक्चर दिए मैंने, नहीं देखे हैं तो उसको भी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो आज का सवाल शुरू हो रहा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है ना, अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है। कल मैंने आपको बताया था ना, नेशनल कमीशन फॉर एससी, जो कि आर्टिकल 338 में है। इसमें 5 मेंबर होते हैं, 1 चेयरमैन, 4 अदर मेंबर, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो ये अपनी रिपोर्ट भी किसको सौंपेगा? प्रेसिडेंट को ही। फिर वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट में प्रस्तुत करता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये आपके सिलेबस के लिए, प्लीज़ याद रखिएगा। बाकी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को अगर इंस्टॉल नहीं करा तो प्लीज़ उसको इंस्टॉल कर लीजिए, सारे कोर्सेज उसी में आपको मिल जाएंगे। यूपीएसआई का हमारा कोर्स चल रहा है, आपको बहुत टाइम मिल रहा है उसकी तैयारी के लिए। पोस्ट भी कही जा रही है, शायद 6000 प्लस हो रही हैं। तो अपने समय को बर्बाद ना करते हुए अपनी ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करिए, उससे सारे टॉपिक को समझ लीजिए। ठीक है, अच्छे से एक एक सिलेबस के पॉइंट को आपको कवर करना ही पड़ेगा। इजी, मॉडरेट, टफ, हर टाइप के क्वेश्चन आपको लगा के जाना पड़ेगा। पीवाईक्यू भी, सिर्फ पीवाईक्यू लगाएंगे काम नहीं चलेगा, सिर्फ पढ़ के जाएंगे काम नहीं चलेगा। पढ़ना भी है सिलेबस के पॉइंट को, प्रैक्टिस भी करना है नए क्वेश्चंस की, और पीवाईक्यू को तो देखना ही देखना है। ठीक है, तब ये चीज़ें आपकी होंगी। आप पूरा 360 डिग्री लेके चलिए ना। ज्ञान से एजुकेशन ऐप से पढ़िए। पीवाईक्यू की मार्केट में बुक्स मिल जाएंगी, बुक्स लीजिए ना, पीडीएफ से नहीं मजा आएगी। पीवाईक्यू की बुक ले लीजिए, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, उन सब की प्रैक्टिस करिए जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से। ठीक है, चलो। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित है भाई? अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा की बात कर रहा है। ठीक है, तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें आरक्षित है। कितनी है? 84 सीटें आरक्षित हैं। ठीक, और एसटी के लिए अगर पूछेगा, एससी के लिए 84 है, एसटी के लिए आपका 48 है। एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 48 नहीं, 47 है शायद। हाँ, 47 है, 47। जैसे अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स आर करंटली रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन लोकसभा। तो एसटी के लिए लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित हैं। एसटी के लिए कितनी? 47। और एससी के लिए अगर पूछेगा तो एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था और जिसके अध्यक्ष काका के लेकर थे। तो पहली चीज़ याद रखना, फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन, इसके जो हेड अध्यक्ष थे वो काका का लेकर थे। ठीक है, और ये बना कब था भैया? तो ये बना कब था? 1953 में, है ना। ये कब बना था? फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन 1953 में। दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीपी मंडल थे भाई, है ना। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन की बात कर रहा है, जिसके जो अध्यक्ष थे वो बीपी मंडल थे। तो पहला बना 1953 में, दूसरा बना 1979 में। दूसरा कब बना? 1979 में। पहला 1953, दूसरा 1979। इसके बाद कह रहा है, किस वर्ष सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यानी ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन की घोषणा करी गई थी। ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% रिजर्वेशन। तो आपको पता होगा ये 1990 में ये करा गया था, है ना। 1990 में मंडल कमीशन वगैरह आपको पता होगा, बहुत चला था। कमंडल की राजनीति, मतलब मंडल कमंडल चल रहा था। तो 1990 में 27% रिजर्वेशन की घोषणा करी गई थी। ठीक है, इसके बाद कह रहा, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो भैया पहले तो रिजर्वेशन 1990 में दिया, फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बना दिया 1993 में, है ना। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये आर्टिकल किस में है? इसके लिए आर्टिकल 338B जो है उसमें इसको रखा गया। इसमें भी 5 मेंबर होते हैं, 1 चेयरमैन, 4 अदर मेंबर, जिनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर पूछेगा तो 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ये 2018। ठीक है, जैसा कि अगला प्रश्न है, कह रहा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग है उसमें अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? तो अध्यक्ष को अगर मिला दे तो अध्यक्ष सहित इसमें आपको सदस्य देखने को मिलेंगे कितने? 5, है ना। 1 चेयरमैन, 4 अदर मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कह रहा कब हुआ? व्हेन वाज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का गठन कब हुआ? और देखिए, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट आया था 1992 में, है ना। उसके तहत ये 1993 में गठन किया गया था इसका। अब इसके लिए क्या कोई आर्टिकल डिसाइड है? नहीं, आर्टिकल डिसाइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, यानी संवैधानिक बॉडी नहीं है। जो भी संवैधानिक बॉडी होती है उसको एक हम अनुच्छेद दे देते हैं कि भैया ये लो तुम्हारे पास एक आर्टिकल है। और जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, जिनको बाय लॉ पार्लियामेंट से बनाया जाता है, संसद से, वो कानून में बस गठित कर दी जाती है, उनको कोई आर्टिकल नहीं दिया जाता। ठीक है, शक्तियाँ होती हैं उनके पास। ठीक है, अब अगला कह रहा, मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता वाली
7 सदस्य कमेटी का गठन कब किया गया था? 7 मेंबर कमेटी हेडेड बाय राजेंद्र सचर कमेटी। तो इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन हुआ था 2005 में। ठीक है, कब हुआ था? 2005 में। तो ये आपको देखो मैंने बताया, इसको याद रखना। अगला भी देख लेते हैं। कह रहा किस वर्ष जैन धर्म मानने वालों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित कर दिया गया कि भैया जो जैन है वो भी माइनॉरिटी में आ जाएंगे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 2014 से जैन को भी माइनॉरिटी का दर्जा मिला। ठीक है। और संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द परचेज एंड सेल ऑफ ह्यूमन बिगिंस? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? तो ये लगाता है आपका अनुच्छेद 23, है ना, आर्टिकल 23, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24 में जो है ना, तो ये उस पर रोक लगाता है आर्टिकल 23। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल 19 आपको पता ही होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब हमें स्वतंत्रता के 6 अधिकार इसके तहत मिलते हैं। ठीक है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, और आर्टिकल 15 में हमें मिलता है क्या? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं हो सकता किस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। फिर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का वर्णन किया गया है? इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन। तो ये किस में कहा गया इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन? आर्टिकल 39 में। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन, है ना। आर्टिकल 39 में कहा गया है कि पुरुष हो या महिला दोनों को बराबर पे मिलेगा। ठीक है, ये DPSP में दिया गया, बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके बाद कह रहे ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है भैया? तो ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं में 33% यानी 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व थी। अब आपको पता होगा 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आया, 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इससे लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में और दिल्ली की विधानसभा में हमने 1/3 सीट को रिजर्व करा वुमेन की अगले 15 सालों के लिए, है ना। नारी शक्ति वंदन योजना करके ये एक्ट हम लाए हैं। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था भैया? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये कब बना था? महत्वपूर्ण है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो ये बना 1992 में। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की स्थापना हुई 1992 में। ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं इस लेक्चर की समाप्ति। प्लीज़ इसको अच्छे से फॉलो करिए, जो मैंने बताया ना। एक बार SI की तैयारी कर रहे हैं, ऑफिशियल सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिए। NTPC की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में पूरे नोट्स एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ। SSC GD की कर रहे हैं और लेखपाल की करना चाहते हैं, वीडियो की कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कर रहे हैं, सारे वनडे एग्ज़ाम के बेहतरीन कोर्सेज बहुत ही कम प्राइजेस में चल रहे हैं। 200, 300 ऐसे आपको मिल जाएंगे ना। तो ऐप का नाम है ज्ञान सर एजुकेशन, डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए एक बार उसको, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी घर बैठे।